कहानी शुरू होती है जेम्स नाम के एक 17 साल के लड़के से। उसे लगता है कि वो एक साइकोपैथ है क्योंकि उसे कुछ भी फील नहीं होता। वो कहता है कि उसने कभी हंसी मजाक का मजा नहीं लिया, बचपन में भी नहीं। उसके पापा फिल जब डैड जोक सुनाते थे तो वो बहुत चिढ़ जाता था और मन में सोचता था कि अपने डैड के मुंह पर मुक्का मार दे। जब जेम्स 9 साल का था तो उसने जानबूझकर अपना हाथ डीप फ्राई में डाल दिया, बस इसीलिए कि उसे कुछ नया महसूस हो। फिर 15 की उम्र में उसने अपने पड़ोसी की बिल्ली को जंगल में ले जाकर मार दिया। उसके बाद वो और भी जानवरों को मारने लगा, लेकिन फिर भी उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। अब वो सोचता है कि जानवरों से आगे बढ़ने का टाइम आ गया, अब किसी इंसान को मारना चाहिए, शायद तब उसे कुछ महसूस हो। फिर उसकी मुलाकात स्कूल में एलिसा से हुई। वो भी थोड़ी अजीब सी थी। एलिसा खुद आकर उससे बात करने लगी। वो बताती है कि उसे हमेशा से कहीं दुनिया से दूर जाना है। उसके घर का माहौल भी अच्छा नहीं है। उसकी माँ ने दोबारा शादी की थी और उसका स्टेप फादर उसे बहुत अनकंफर्टेबल फील कराता है। ऊपर से उसे 2 छोटे भाई बहनों की देखभाल भी करनी पड़ती है। उसने अपने असली डैड लेज़ली को 8 साल की उम्र के बाद नहीं देखा, लेकिन जब भी एलिसा का बर्थडे आता है उसके पापा उसे कार्ड भेजते हैं। ये बात उसे बहुत प्यारी लगती है। स्कूल में एलिसा किसी से घुलती मिलती नहीं थी। उसे ऐसे लोग पसंद नहीं थे जो सबके साथ अच्छे से रहते हैं। एक बार लंच टाइम में एक लड़की ने सामने बैठकर बात करने की बजाय उसे मैसेज भेजा। ये देखकर एलिसा को गुस्सा आ गया। तब उसने अपना ही फोन तोड़ दिया और गुस्से में वहाँ से जाने लगी। लेकिन जाते समय उसे जेम्स अकेले बैठा दिखाई दिया। उसे लगा कि शायद ये लड़का उसे समझ सकता है। वो उसके पास आई और उसकी स्केटिंग स्किल की बुराई करने लगी। जेम्स को ये थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने अंदर ही अंदर सोचा कि एलिसा एक अच्छा टारगेट हो सकती है। स्कूल के बाद एलिसा ने फिर से जेम्स को अकेले बैठा देखा। उसे लगा कि जेम्स उसका इंतजार कर रहा है। जेम्स भी ऐसे ही दिखाता है जैसे वो इंटरेस्टेड है। तब एलिसा उसे किस कर देती है। चलते चलते एलिसा कहती है कि उसका फोन टूट गया है, इसीलिए वो मैसेज नहीं कर पाएंगे। जेम्स कहता है उसके पास भी फोन नहीं है। फिर सीधा पूछता है कि क्या एलिसा उसे डेट करेगी। एलिसा हाँ कर देती है। फिर दोनों एक रेस्टोरेंट में गए। वेट्रेस के आते ही एलिसा गुस्से में बोली कि उसे फकिंग स्पून चाहिए। वेट्रेस को ये सुनकर बुरा लगा। उसने कहा कि ऐसी लैंग्वेज यूज मत करो, लेकिन फिर भी एलिसा मजाक उड़ाते हुए बोली कि उसे एक बिग बनाना शेक चाहिए। तब वेट्रेस ने गुस्से में आकर सिक्योरिटी को बुला लिया। तब एलिसा गालियां देते हुए बाहर निकल गई। तब जेम्स समझ गया कि एलिसा भी मेंटली ठीक नहीं है। बाद में एलिसा पूछती है कि क्या वो उसके घर आ सकती है। जेम्स को ये एक अच्छा मौका लगा। वो सोचता है कि अब वो एलिसा को मार सकता है। जेम्स के घर को देखकर एलिसा ने कहा कि उसका घर बहुत अजीब है, घर में इतने सारे विंडो क्यों है। फिर एक फोटो देखकर पूछा कि ये कौन है। जेम्स कहता है कि वो उसकी माँ है, वो अभी जापान में है। फिर एलिसा उसे छूने लगी। तब जेम्स सोचता है कि उसे तो बस यामाकाटा की ही पड़ी रहती है। एलिसा किचन में गई और खुद के लिए टोस्ट बनाया, एक जला हुआ टोस्ट। तब जेम्स उसे चुपचाप देख रहा था और सोच रहा था कि एलिसा को कब मारे। तभी उसके डैड फिल घर आ गए और एलिसा को देखकर हैरान हो गए। वो हंसकर कहते हैं कि उन्हें लगा था जेम्स गे है, लेकिन अब उन्हें अच्छा लग रहा है कि जेम्स स्ट्रेट है। एलिसा कहती है कि उसे नहीं लगता कि जेम्स स्ट्रेट है, शायद वो एसेक्सुअल है। बाद में घर की छत पर एलिसा जेम्स से पूछती है कि क्या उसने कभी किसी लड़की के साथ यामाकाटा किया है। तब जेम्स सोचता है कि अब तो कॉन्फिडेंट दिखाना होगा, इसीलिए वो झूठ बोलता है कि उसने कई बार यामाकाटा किया। एलिसा कैजुअली बोलती है ठीक है, वो कल सुबह 11 बजे आएगी। उसका मतलब था कि वो उससे फिजिकल होना चाहती है। अगले दिन सुबह जेम्स तैयार था। उसने अपने पास नाइफ छुपाया हुआ था। उसका प्लान था कि जैसे ही एलिसा आएगी वो उसे मार देगा। मगर 11 बज गए थे, लेकिन एलिसा नहीं आई। उधर एलिसा तैयार होकर घर से निकल रही थी, लेकिन तभी उसकी माँ ग्वेन ने उसे रोक लिया। उसे एक फैमिली फंक्शन के लिए एलिसा की मदद चाहिए। एलिसा मना करती है, लेकिन उसकी माँ ने जबरदस्ती उसे रोक लिया। फंक्शन में एलिसा मिठाइयाँ बांटकर काफी थक गई। फिर उसके स्टेप फादर टोनी ने उसे ड्रिंक ऑफर की। एलिसा ने उसे साफ बोल दिया कि टोनी उससे कोई उम्मीद न रखे, लेकिन टोनी उसे गलत तरीके से छूने लगा। ग्वेन ने ये सब देखा लेकिन कुछ नहीं बोली। एलिसा को समझ में आया ये सब बहुत गलत हो रहा है और उसकी माँ भी कुछ नहीं बोल रही। उसे गुस्सा और दुख दोनों होता है, इसीलिए उसने तय किया कि अब वो यहाँ नहीं रहेगी। उसने अपने असली डैड लेज़ली की जैकेट पहनी और घर से भाग गई। वो सीधा जेम्स के घर गई। जेम्स के घर पहुँचते ही एलिसा ने गुस्से में अपनी टी शर्ट उतार दी और सोफे पर बैठ गई। जेम्स उसे देख रहा था। वो धीरे धीरे अपना छुपा हुआ नाइफ निकालने लगा, लेकिन तभी एलिसा ने कहा कि क्या जेम्स उसके साथ इस शहर से कहीं दूर चल सकता है। जेम्स सोचता है कि एलिसा को मारने के लिए उसे थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। वो बोलता है हाँ चलो। एलिसा कहती है जेम्स अपने डैड की कार ले आए। जेम्स अपना नाइफ चुपचाप पॉकेट में रख लेता है। फिर दोनों बाहर आए। तभी फिल भी घर लौटा और उन्हें देखकर चौंक गया, लेकिन तभी जेम्स ने बिना कुछ सोचे फिल को पंच मार दिया और उनकी कार लेकर भाग गया। एलिसा ने जेम्स से पूछा कि क्या उसे डर लग रहा है। जेम्स ने थोड़ी झिझक के साथ कहा शायद थोड़ा सा, लेकिन एलिसा ने बहुत कॉन्फिडेंटली कहा कि उसे तो बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। ये सुनकर जेम्स सोच में पड़ गया कि उसे डर लगना चाहिए या नहीं। फिर दोनों एक गेमिंग एरिना में पहुंचे। एलिसा पूरे जोश में गेम खेल रही थी। वो मस्ती में डूबी हुई थी, लेकिन जेम्स हमेशा की तरह
बिल्कुल भी इमोशन नहीं दिखाता, वो एकदम सीरियस था। गेम खेलते खेलते एलिसा ने जेम्स से कहा कि जेम्स अपनी जुबान उसके कान में डाले। जेम्स ने बिना कुछ सोचे ऐसा कर भी दिया, लेकिन ये सब देखकर एरिना के मैनेजर को बहुत गुस्सा आया। उसने दोनों को बाहर निकाल दिया। फिर दोनों एक फैंसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। खाना खत्म होने के बाद एलिसा ने पूछा कि क्या वो पैसे लाया है। जेम्स बोला वो भूल गया। एलिसा बोली उसके पास जो भी थोड़े बहुत पैसे थे वो तो गेमिंग में खर्च हो गए। तब दोनों चुपचाप रेस्टोरेंट से बिना पैसे दिए निकल गए और लकीली किसी को पता भी नहीं चला। थोड़ी देर बाद रास्ते में चलते हुए एलिसा मस्ती करने लगी और जेम्स के कपड़े उतारने लगी। इस डिस्ट्रैक्शन की वजह से जेम्स का कार पर से कंट्रोल नहीं रहा और कार जाकर एक पेड़ से टकरा गई। दोनों जल्दी से बाहर निकले, फिर कार में आग लग गई। ये देखकर जेम्स थोड़ा परेशान था क्योंकि वो कार उसके डैड के पूरे जिंदगी भर की कमाई थी। अब दोनों पैदल चलने लगे। जेम्स बिना शर्ट के था। वो दोनों लिफ्ट के लिए कोशिश कर रहे थे लेकिन कोई नहीं रुका। फिर एक वैन रुकी। एक बूढ़ा आदमी ड्राइव कर रहा था। उसने कहा कि वो साउथ जा रहा है और अगर वो दोनों चाहे तो उसके साथ चल सकते हैं। जेम्स तैयार था लेकिन एलिसा को उस आदमी पर शक हुआ। उस आदमी ने एलिसा से कहा कि पीछे की सीट पर एक स्वेटर रखा है, उसे जेम्स के लिए उठा ले। फिर उसने मजाक में पूछा दोनों जंगल में क्या कर रहे थे। जेम्स बोला कुछ गलत नहीं कर रहे थे। आदमी हंसते हुए बोला जो चाहे करो, उसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो कोई पुलिस वाला नहीं है। उसने बताया कि वो आर्मी में 5 साल रहा है और अब एक लड़ाई करने वाला कुत्ता खरीदने जा रहा है। वो कहता है कि अगर वो चाहे तो वो जेम्स की माँ को कॉल करके बता सकता है कि वो कहाँ है, लेकिन जेम्स ने जवाब दिया उसकी माँ मर चुकी है। एलिसा ये सुनकर शॉक हो गई क्योंकि उसने एलिसा को बताया था कि उसकी माँ जापान में है। खैर रास्ते में वो एक रेस्टोरेंट पर रुके। एलिसा ने जेम्स से पूछा कि उसने झूठ क्यों बोला था कि उसकी माँ जापान में है। जेम्स ने कहा ये लंबी कहानी है। एलिसा ने बताया कि उसे उस आदमी पर भरोसा नहीं है। तभी वो आदमी कॉफी लेकर वापस आया और अपने वाइफ और बच्चों की फोटो दिखाने लगा। एलिसा ने उन बच्चों को देखकर कहा वो बिल्कुल आलू जैसे दिखते हैं। जेम्स ने उसे रोका लेकिन एलिसा गुस्से में रेस्टोरेंट से बाहर चली गई। जेम्स ने उस आदमी से माफी मांगी और बोला उसे वॉशरूम जाना है। वो आदमी भी बाहर जा रहा था। एलिसा को लगा शायद उसने ज्यादा बोल दिया तो वो माफी मांगने वापस आई, लेकिन जब वो लौटी तो जेम्स और वो आदमी दोनों गायब थे। वो वॉशरूम में गई। वहाँ आदमी ने जेम्स को गलत तरीके से छूना शुरू कर दिया था। जेम्स कुछ नहीं बोला। एलिसा को देखकर वो आदमी चौंक गया। एलिसा ने पूछा वो गे है, लेकिन जेम्स बोला नहीं ये आदमी जबरदस्ती कर रहा है। तब वो आदमी भागने लगा लेकिन एलिसा ने उसे रोक लिया और बोली अपना वॉलेट निकाल, नहीं तो वो पुलिस और उसके घर वालों को सब बता देगी कि वो बच्चों को गलत तरीके से छूता है। तब वो आदमी डर गया और अपना वॉलेट दे दिया। उसमें काफी सारे पैसे थे। फिर दोनों रात बिताने के लिए एक होटल में रुके। एलिसा बाथरूम में गई और जेम्स ने नाइफ निकाल लिया। वो एलिसा को मारने वाला था लेकिन तभी बाथरूम में एलिसा के रोने की आवाज आई। तब जेम्स ने उसे मारने का इरादा फिलहाल टाल दिया। एलिसा बाहर आई और होटल के फोन से अपने घर फोन किया। टोनी ने कॉल उठाया। एलिसा ने अपनी माँ से बात करनी चाहिए लेकिन टोनी ने कहा वो उससे बात नहीं करना चाहती। तब उसकी माँ गोएन फिर से चुपचाप रही। वो कुछ नहीं बोली। एलिसा वापस रूम में आई और बोली जेम्स उसे जोर से हक करे। जेम्स ने उसे कस के गले लगा लिया। शायद पहली बार जेम्स के अंदर कुछ इमोशन जागे। इधर जेम्स के पिता फिल ने पुलिस में कंप्लेन कर दी। अगली सुबह दोनों होटल छोड़ देते हैं। अब उनके पास कोई कार नहीं थी इसीलिए उन्हें पैदल चलना पड़ता है। एलिसा कहती है कि वो अपने असली डैड लेज़ली के पास जाना चाहती है। जेम्स मान जाता है लेकिन लेज़ली का घर बहुत दूर है इसीलिए उन्हें ट्रेन पकड़नी होगी। एलिसा कहती है वो कुछ दिन रुकेंगे फिर ट्रेन में जाएंगे। जेम्स पूछता है कहाँ रुके। एलिसा बोली बस चलते रहो। चलते चलते एलिसा को एक बड़ा सा लेकिन खाली पड़ा घर दिखाई दिया, जैसे कई सालों से वहाँ कोई नहीं रहता। एलिसा ने गेट का शीशा तोड़ा और अंदर घुस गई। जेम्स को चिंता हुई क्योंकि ये सब उन्हें मुश्किल में डाल सकता था। एलिसा बोली ज्यादा मत सोचो। घर के अंदर उन्हें एक आदमी की फोटो दिखाई दी। शायद वो घर का मालिक था। एलिसा ने अपने च्युइंगम को उस फोटो पर चिपका दिया। फिर दोनों स्विमिंग पूल के पास बैठकर खाना खाने लगे। एलिसा म्यूजिक चला देती है और डांस करने लगती है। जेम्स पहले हिचकता है लेकिन एलिसा के कहने पर वो भी डांस करने की कोशिश करता है। फिर एलिसा उसे किस करने की कोशिश करती है लेकिन जेम्स फोटो की तरफ देखकर इशारा करता है कि वो देख रहा है, उन्हें ये नहीं करना चाहिए। एलिसा गुस्से में उसे बोरिंग कहती है और बाहर चली जाती है। बाहर उसे एक ब्लैक लड़का मिलता है। वो अपना नाम टोयर बताता है। एलिसा कहती है अजीब नाम है। टोयर बोलता है उसका नाम क्रिस्टोफर है लेकिन उसे टोयर नाम पसंद है क्योंकि वो थोड़ा अलग है। एलिसा को ये बात पसंद आई। तब एलिसा ने तुरंत ही उसे किस कर लिया। उधर जेम्स फूल लेकर उसका इंतजार कर रहा था लेकिन एलिसा दूसरे लड़के के साथ वापस आई। एलिसा ने कहा वो टोयर के साथ ऊपर जा रही है। तब जेम्स का दिल टूट गया। पहली बार उसे इमोशंस महसूस हुए। उसे बहुत दुख महसूस होता है लेकिन उसी दर्द में उसे एक अजीब सा सेटिस्फेक्शन मिलता
मिलता है। वो सोचता है कि शायद इसी वजह से आखिरकार उसे कुछ महसूस हुआ और इसके लिए वो एलिसा का शुक्रगुजार है। नीचे जेम्स घर की ड्रॉअर चेक करने लगा, तब अचानक उसे कैमरा और कुछ फोटोज मिले जो उसी घर के मालिक की थी। वो फोटो में देखकर जेम्स दंग रह गया, क्योंकि उन फोटो में आदमी लड़कियों के साथ बहुत बुरा और वायलेंट बर्ताव कर रहा था। उधर ऊपर कमरे में एलिसा टोयर के करीब आने ही वाली थी, लेकिन तभी अचानक उसे जेम्स की याद आई और वो रुक गई। उसने टोयर को वहाँ से जाने बोल दिया। तब टोयर गुस्से में उसे गालियां देते हुए बाहर चला गया। टोयर के जाने के बाद जेम्स ऊपर एलिसा के पास गया, लेकिन एलिसा उसे कमरे के अंदर नहीं आने देती। तब जेम्स दरवाजे के बाहर बैठकर इंतजार करता है और मन में सोचता है कि वो एलिसा को रात में सोते वक्त मार देगा। लेकिन जब एलिसा सो गई और जेम्स कमरे में चुपके से गया, तो एलिसा का शांत चेहरा देखकर जेम्स ने उसे मारने का इरादा छोड़ दिया और चुपचाप उसके पास लेट गया। जेम्स उसका हाथ हल्के से छूता है। ऐसा लग रहा था जैसे जेम्स के दिल में अब सच में कुछ एहसास जागने लगे हैं। तभी घर का असली मालिक प्रोफेसर क्लिव वापस लौट आया। घर की हालत देखकर उसे तुरंत ही समझ में आ गया कि किसी ने घर में घुसपैठ की है। वो एक लोहे की रॉड उठाकर धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। जेम्स ने उसकी आहट सुन ली। वो जल्दी से पलंग के नीचे छुप गया। क्लिव ने कमरे की लाइट चालू की, तब उसने वहाँ एलिसा को सोते हुए देखा। एलिसा को देखकर उसकी नीयत खराब हो गई। वो दरवाजा बंद करके एलिसा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। ये देखकर जेम्स चुप नहीं रह पाता। वो पलंग के नीचे से निकलकर क्लीव की गर्दन में चाकू घोंप देता है, जिससे क्लीव वहीं पर मर गया। उसका खून एलिसा पर भी गिरा। तब एलिसा घबरा कर कहती है कि अब वो दोनों बड़ी मुसीबत में फंस गए, क्योंकि उन्होंने किसी के घर में घुसपैठ की और एक आदमी का खून भी कर दिया। जेम्स कहता है कि ये सब उसने एलिसा को बचाने किया, क्योंकि क्लीव उसे नुकसान पहुंचाने वाला था, लेकिन पुलिस उन पर भरोसा नहीं करेगी। वो कहती है कि उन्हें सब सबूत मिटाने होंगे। दोनों क्लीव की लाश को हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हिला भी नहीं पाते। जेम्स कहता है कि उसने पढ़ा है कि मौत के बाद शरीर भारी हो जाता है। एलिसा कहती है कि लाश को उठाने की बजाय पहले उन्हें अपने अपने निशान मिटाने होंगे। वो दोनों मिलकर पूरे घर से अपने उंगलियों के निशान और बाकी सबूत साफ करते हैं। फिर जेम्स क्लीव की लाश के पास बैठा सोचता है कि किसी को मारने के बाद उसे वैसा बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा जैसा उसने सोचा था। एलिसा पूछती है कि उसे मारना जरूरी था क्या। जेम्स कहता है कि क्लीव एक सीरियल किलर था और वो उसकी जान बचा रहा था। फिर वो क्लीव के पास मिली फोटो और वीडियो एलिसा को दिखाता है। एलिसा कहती है कि उन्हें ये सब सबूत क्लीव के पास ही छोड़ देने चाहिए और वहाँ से निकल जाना चाहिए। एलिसा जाने के लिए अपने खून से सने कपड़े बदलती है। जेम्स कहता है कि उसके जैकेट पर भी खून है, वो भी जला दो, लेकिन एलिसा मना कर देती है, क्योंकि वो जैकेट उसके डैड का है और वो उसे कभी नहीं जलाएगी। इसके बाद दोनों रेलवे स्टेशन की तरफ निकल गए। रास्ते में एलिसा कहती है कि उन्हें अपना लुक बदलना होगा ताकि कोई उन्हें पहचान ना पाए। वो अपने बालों को ब्लॉन्ड कलर कर देती है। उसने जेम्स को भी एक नया हेयर कट दिया। फिर वो नए कपड़े खरीदकर ट्रेन का इंतजार करने लगे। एलिसा जेम्स से पूछती है कि वो नाइफ कहाँ से लाया, लेकिन जेम्स जवाब नहीं देता। उधर क्लिव की माँ घर आई। वो लाश देखकर चिल्लाने लगी और पुलिस को कॉल किया। दो इन्वेस्टिगेटर यूनाइस और टेरी ने वहाँ पहुंचकर जांच शुरू की। उन्हें पलंग के नीचे टोयर का वॉलेट मिल गया। वो टोयर को पूछताछ के लिए बुलाते हैं। टोयर परेशान होकर कहता है कि उसने किसी के साथ यामाकाटा नहीं किया। टेरी कहती है कि उन्हें उसकी पर्सनल लाइफ से मतलब नहीं, उन्हें बस लड़की का नाम चाहिए। टोयर बताता है कि लड़की का नाम एलिसा है और उसने ब्राउन लेदर जैकेट पहन रखी है। वो ये भी बताता है कि वो एक लड़के जेम्स के साथ थी। अब पुलिस के पास उनके खिलाफ सॉलिड एविडेंस है। इधर स्टेशन पर बैठे हुए एलिसा को भूख लगने लगी, इसीलिए वो और जेम्स एक रेस्टोरेंट में गए। तब एलिसा बार बार जेम्स को देखती है। उसके दिमाग में क्लिव के गर्दन में नाइफ घोंपने वाला सीन घूम रहा था। जेम्स समझ गया और बताया कि वो नाइफ उसके पिता ने उसे बर्थडे पर शिकार करने के लिए दिया था। एलिसा फिर भी अनकंफर्टेबल थी। जब जेम्स ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, तब एलिसा ने उसका हाथ झटक दिया और कहा कि जेम्स उसे छूने की कोशिश न करे। फिर एलिसा बाथरूम का बहाना बनाकर और जेम्स को अकेला छोड़कर वहाँ से चुपचाप खिड़की से बाहर निकल गई। जेम्स बहुत देर तक उसका इंतजार करता रहा। फिर उसे समझ में आया कि एलिसा अब कभी वापस नहीं आएगी। पहली बार उसके अंदर गहरी फीलिंग जागी और जेम्स पहली बार रोने लगा। अब वो अपने डैड को थोड़ा समझने लगा था। उसके डैड बहुत बुरे जोक सुनाते थे, लेकिन शायद वो खुद भी जेम्स की माँ को खोने के दुख में अंदर से टूटे हुए थे। जेम्स गुस्से और दर्द में कुछ ठग के पास गया और उनसे कहा कि उसे मारो। जब वो मना करते हैं तो जेम्स उन्हें पैसे ऑफर करता है। उनसे पीटने के बाद जेम्स को एक बात समझ में आई कि वो साइकोपैथ नहीं है जो वो सोचता था, बल्कि उसके अंदर भी इमोशंस है। अब जैसे ही उसे ये बात समझ में आई, उसने तुरंत ही पुलिस को कॉल कर दिया और उन्हें बताया कि उसके पास एक मर्डर का सबूत है। फिर कहानी 11 साल पहले फ्लैशबैक में जाती है। जेम्स अपनी माँ से कहता है कि उसे डक देखने जाना है। उसकी माँ डिप्रेस थी, लेकिन उनकी फील्ड से कोई लड़ाई नहीं चल रही थी, बस एक चुप सी उदासी थी। माँ जेम्स को लेकर पाउंड पर गई। कार से उतरने से पहले वो जेम्स को जोर से गले लगाकर आई लव यू वेरी मच कहती है। जेम्स को पता नहीं था कि उसकी माँ उस दिन जान देने आई थी। जैसे ही जेम्स डक्स को खाना खिलाने बाहर गया, उसकी माँ ने एक्सेलेटर दबाकर कार को पाउंड में डुबा दिया और जेम्स अपनी माँ को खुद अपनी जान लेते हुए बस देखता रहा। प्रेजेंट टाइम में जेम्स पुलिस स्टेशन में बैठा सोच
रहा था कि क्या कन्फेशन देना सही होगा, लेकिन जब ऑफिसर उससे सवाल करता है तो जेम्स बात को घुमा देता है और कहता है कि उसकी माँ की मौत एक सेल्फ हार्म नहीं थी बल्कि मर्डर था। ऑफिसर थोड़ा कंफ्यूज होकर कहता है कि उसकी माँ ने खुद अपनी जान ली थी। जेम्स ऐसे दिखाता है जैसे वो थोड़ा अनस्टेबल है। ऑफिसर को कुछ गड़बड़ लगी लेकिन वो उसे इमोशनली डिस्टर्ब समझकर छोड़ देता है। उधर डिटेक्टिव टेरी और यूनाइस फील्ड से मिलने गए और जेम्स के बैकग्राउंड की जानकारी इकट्ठा करने लगे। फिर वो एलिसा के स्टेप फादर टोनी से मिलने गए। टोनी ये सुनकर कि एलिसा एक मर्डर केस में शामिल है, खुद को उससे अलग कर लेता है और कहता है कि वो उसकी बायोलॉजिकल बेटी नहीं है। ग्वेन से एलिसा की रिसेंट फोटो मांगी गई लेकिन वो फोटो दिखा नहीं पाती। तब यूनाइस को ग्वेन की हालत देखकर लगा कि उसे मेंटल हेल्प की जरूरत है। दूसरी तरफ एलिसा को पता चला कि उसके पीरियड शुरू हो गए, इसीलिए वो अंडरगारमेंट लेने स्टोर में गई, लेकिन पैसे ना होने पर उसे चोरी करनी पड़ी। लेकिन गार्ड ने उसे पकड़ लिया और पुलिस को बुलाने की धमकी देने लगा। लेकिन तभी एक आदमी की बच्ची खो गई, इसीलिए गार्ड दौड़कर उसकी मदद करने गया। तब एलिसा मौके का फायदा उठाकर स्टोर से भाग गई। बाहर उसे वही बच्ची खेलते हुए दिखाई दी। तब उसने बच्ची को उसके पिता के पास छोड़ दिया। तब पहली बार उसे कुछ अच्छा करने का एहसास हुआ। दूसरी तरफ जेम्स उसी रेस्टोरेंट में वापस लौटा जहाँ एलिसा ने उसे अकेले छोड़ दिया था। उसे उम्मीद थी कि शायद एलिसा वापस आ जाए। वो वही बैठकर इंतजार करता है, इस उम्मीद में कि एलिसा ने उसे नहीं छोड़ा। उधर स्टोर में गार्ड जो खोए हुए बच्चे की प्रॉब्लम को सुलझा चुका था, सरप्राइजिंगली एलिसा को कुछ बिस्किट देता है। सजा देने की बजाय वो उस पर थोड़ी दया दिखाता है, फिर उसे छोड़ देता है, ये कहते हुए कि दोबारा चोरी मत करना। लेकिन जैसे ही एलिसा बाहर निकली, कुछ पल में ही उसका गिल्ट चला गया, क्योंकि जाते जाते उसने अंडरगारमेंट चुरा लिए। लेकिन बाहर निकलते ही उसे एक रियलाइजेशन हुआ। उसे समझ में आ गया कि जो वो कर रही है वो गलत है। वो चोरी की हुई चीजें फेंक देती है। अब वो पूरी तरह समझ चुकी थी कि उसका ये बिहेवियर गलत है, खासकर जेम्स के लिए जिसने हमेशा उसकी हिफाजत करने की कोशिश की। एलिसा को पछतावा होता है कि उसने जेम्स को धोखा दिया। अब वो चीजें ठीक करने के इरादे से वापस रेस्टोरेंट में गई। तब उसने देखा कि जेम्स अब भी उसका इंतजार कर रहा है। अब पछतावे में एलिसा उससे माफी मांगती है और जेम्स भी उस आदमी को मारने के लिए माफी मांगता है। अब इसी पल से उनके बीच का बॉन्ड और मजबूत हो गया। इसी बीच इन्वेस्टिगेशन टीम क्लिफ के घर में जेम्स की नाइफ ढूंढ निकालती है, जो कि एक क्रिटिकल एविडेंस है। वही जेम्स और एलिसा एक कार चुराकर लेज़ली के घर की तरफ निकल गए। उस कार में एक ही कैसेट थी जिसे दोनों शुरू में एंजॉय करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद एलिसा उसकी आवाज से बोर हो गई और कैसेट को बाहर फेंक दिया। एलिसा को लग रहा था कि उन्होंने जो किया वो सही था। वो यहाँ तक कहती है कि पुलिस को तो उन्हें मेडल देना चाहिए। कुछ देर बाद कार का फ्यूल खत्म हो गया था। वो किसी तरह एक गैस स्टेशन तक पहुँचे। जेम्स एलिसा से कहता है कि वो टैंक भरवाए, जबकि वो कार चालू रखेगा ताकि किसी को शक न हो। तभी गैस स्टेशन की ओनर वहाँ आ गई। उसने देखा कि कार बिना की के चालू है। उसे समझ में आ गया कि ये कार चोरी की है। वो कहती है कि अगर उन्हें फ्यूल भरवाना है तो कार को बंद करना पड़ेगा। तब जेम्स मजबूरी में मान गया। ओनर टैंक भरते हुए अपने बेटे को चुपचाप पुलिस को कॉल करने का इशारा करती है, लेकिन उसका बेटा इशारा समझ नहीं पाता। जब टैंक भर गया तो ओनर ने पैसे देने एलिसा को स्टोर के अंदर बुलाया। एलिसा, जिसके पास पैसे नहीं होते, बहाना बनाने लगी कि उसे बाथरूम जाना है, लेकिन ओनर उसके बहाने समझ गई। फिर अपने बेटे से साफ साफ कहा कि पुलिस को कॉल करो। उसी समय जेम्स स्टोर के अंदर आता है। वो जैकेट में हाथ डालकर प्रिटेंड करता है जैसे उसके पास गन है और डिमांड करता है कि ओनर एलिसा को जाने दे। फिर जेम्स ने ओनर को एक रूम में धक्का देकर दरवाजा बंद कर दिया। ओनर का बेटा अपनी माँ की मदद नहीं करता, उल्टा खुश होता है क्योंकि उसे काम करने से नफरत थी। वो खुद स्टोर का सामान उठाने लगा और कहा कि वो भी यहाँ से भागना चाहता है। फिर जेम्स कार स्टार्ट करता है और दोनों वहाँ से निकल गए, जबकि वो लड़का बस खड़ा उन्हें देखता रहा। उधर टेरी और यूनाइस प्रोफेसर क्लिफ के घर में गए और उसकी माँ से बात की। यूनाइस पूछती है कि क्या क्लिफ की कोई पर्सनल प्रॉब्लम, अफेयर या कोई दुश्मनी थी। क्लिफ की माँ सब कुछ जानती थी कि उसका बेटा एक सीरियल किलर था, लेकिन झूठ बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं था। असल में उसी ने क्लिफ के सीरियल किलर होने के सारे सबूत छुपा दिए थे। फिर वो इन्वेस्टिगेटर्स को जाने कहती है। जाते जाते यूनाइस उसे सलाह देती है कि हमेशा सच का साथ देना चाहिए। दूसरी तरफ एलिसा ने एक फोन बूथ से अपनी माँ ग्वेन को कॉल किया। ग्वेन ने उसे वापस घर आने को कहा, लेकिन एलिसा कहती है कि टोनी से कहो फक ऑफ। वही बाद में क्लिफ की माँ का ईमान जाग गया। उसने क्लिफ के सीरियल किलर होने के सारे सबूत यूनाइस को दे दिए। फिर यूनाइस ने तुरंत एविडेंस टेरी को दे दिए। टेरी कहती है कि हो सकता है क्लिफ एक सीरियल किलर हो, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि जेम्स और एलिसा असली हत्यारे हैं। दूसरी तरफ जेम्स और एलिसा लेज़ली के घर पहुँचे, लेकिन दरवाजा एक औरत ने
खोला। वो बताती है कि लेज़ली अब यहाँ नहीं रहता। तब एलिसा निराश होकर जाने लगी, लेकिन जेम्स पूछता है कि क्या वो जानती है कि लेज़ली अब कहाँ रहता है। उस औरत को पता था कि अब लेज़ली कहाँ रहता है। अब दोनों लेज़ली के पास जा रहे थे, लेकिन रास्ते में कार खराब हो गई और उन्हें पैदल चलना पड़ा। रास्ते में रात हो गई, लेकिन आगे जाने पर उन्हें एक जंगल में एक कैबिन दिखाई दिया। वही लेज़ली का नया घर था। लेज़ली एलिसा को देखकर बहुत खुश होता है और उसे गले लगा लेता है। वो एक अल्कोहलिक और ड्रग एडिक्ट लग रहा था। एलिसा जेम्स को अपना बॉयफ्रेंड बताकर लेज़ली से पूछती है कि क्या वो कुछ दिन उनके साथ रह सकते हैं। लेज़ली थोड़ी देर सोचता है, फिर हाँ कर देता है और कहता है कि वो जितने दिन चाहे रह सकते हैं। अगली सुबह लेज़ली ने जेम्स को एक टारगेट शूटिंग गेम के लिए कहा, जिसमें नाइफ फेंका जाता है। लेज़ली से टारगेट मिस हो गया, लेकिन जेम्स ने पहले ही ट्राई में बुलाई मार दिया। ये देखकर